हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 30th ऑफ मई। तो यहाँ देखते देखते हम मई के अंतिम महीने में भी आ चुके हैं। यहाँ पे 30 तारीख के महीने में भी हम आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और सिंसियरली लगे रहना है अपने तैयारी के लिए, ताकि हम अपने सपने को साकार कर सकें। चलिए पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। ठीक है, तो इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है, क्यों न्यूज में है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर कर रहे हैं 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो कौन चेयर कर रहा है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ये ध्यान रखेंगे हम, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है। इसके साथ साथ FSDC क्या है? तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स है, जिसको हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वही हेड करते हैं। डायरेक्ट सवाल आया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। और अपकमिंग स्टेट पीसीएस में भी ऐसे सवाल बन रहे हैं, सीडीएस हो या जो भी एसएससी सीजल वगैरह भी हो, तो वैसे सवाल बन सकते हैं। तो रेडी रहिएगा, प्रिपरेशन आपको उसी लेवल पे रखना है। और प्रिपरेशन कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं ये सवाल नहीं आ सकता, ये सवाल आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आपका लेवल अगर आप टॉप मोस्ट लेवल पे जाके तैयारी करोगे, आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने आप के पोटेंशियल को बढ़ाना है, अपने आप के, वो कहते हैं ना कि इलास्टिसिटी जो है उसको बढ़ाना है। और ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग, बस आपको हार्डवर्क के साथ में लगे रहना है। तो यहाँ हम जो कंटेंट दे रहे हैं बस जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। ये जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, जैसे कि आरबीआई, सेबी, PFRDA, बेसिकली IRDA और EMC। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी और बाकी जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो सब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये मॉनिटर करते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन इकोनॉमी का, जैसे कि किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। और ये एड्रेस करते हैं इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और फोकस करता है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फोकस करता है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्कीम है वो इसी को बढ़ावा देने के लिए था। अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्राइटेरियन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। तो ये क्या है? बेसिकली ये चर्चा में क्यों है? तो इंक्वायरी कमीशन जो है वो करेंटली एग्जामिन कर रहे हैं कि जो दलित को कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस में, तो ओनली मार्जिनलाइज्ड जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाला जा सकता है भारत में, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, जो मार्जिनलाइज्ड हिंदू कम्युनिटीज हैं। ठीक है, ऐसा ये संविधान में मेंशन है शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 में। कई बार सवाल आता है, ओनली लिखा होता है तो भी हम गलत मानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, तो इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना है। जो भी ये वीडियो रहेगा बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। ये जो टर्म है शेड्यूल्ड कास्ट, उसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 366 में क्लॉज 24 में, एज सच द कास्ट्स, रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ ग्रुप्स जो कि डिम्ड हैं अंडर आर्टिकल 341 टू बी शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टर्म है शेड्यूल्ड कास्ट, उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 क्लॉज 24 में। जो शब्द है माइनॉरिटी वो तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो शब्द है शेड्यूल्ड कास्ट वो डिफाइन किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, मणिपुर में ऑलरेडी वायलेंस जारी था, और अभी भी छोटे मोटे क्लासेस देखने को मिल रहे हैं मेरी तई कम्युनिटी को ST कैटेगरी में डालने के लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमने वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाकर के भी देख सकते हैं कि मणिपुर वायलेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल इन टॉपिक्स पे लाजमी है कि बन सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा जो शेड्यूल्ड कास्ट है इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बेसिकली ये जो कम्युनिटी है, क्राइटेरिया क्या है कि उसको अनटचेबल में कंसीडर किया जाए या फिर दलित में, और वो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो दशकों से, या फिर आप कह सकते हो कि सदियों से। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी है वो उसके पास में लो सोशल स्टेटस होना चाहिए, सामाजिकता नीचे होनी चाहिए, और वो डिटरमाइंड होना चाहिए बाय ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में जुड़े हों, लेदर वर्क में हो, या फिर टैनिंग में हो। और ये जो कम्युनिटी है उनके पास में कम साक्षरता होनी चाहिए, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि जो मेजर किए जाते हैं बाय लिटरेसी रेट्स, पावर्टी लेवल्स और एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसको लेकर के भी कितना ज्यादा उनके पास में एक्सेस है। ये सारी बातें जो है वो क्राइटेरिया होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेट ग्रिड। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो रेडी है कि स्केल अप कर सके सर्विलांस। ये क्या है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, नेट ग्रिड कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो इसको क्रिएट किया गया है एज एन IT प्लेटफॉर्म, ताकि जो इंटेलिजेंस और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इंश्योर कर सके नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी। इसका अल्टीमेट एम होगा काउंटर करने के लिए टेरर वगैरह। ओरिजिन क्या है? तो 26/11 का टेररिस्ट सीज जो है मुंबई बैक 2008 में, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा NSG वगैरह भी उसी के बाद से बनाया गया था। तो वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम बेसिस पे शेयर किया जा सके।
और इसको एक सीमलेस और सिक्योर डेटाबेस माना जाता है। टेररिस्ट्स के इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक क्राइम्स वगैरह या फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होता है तो नेटग्रिड जो है उसके पास एक्सेस है कि वो क्लासिफाई किया जा सके इंफॉर्मेशन, जैसे कि इमिग्रेशन वगैरह, बैंकिंग, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, एयर एंड ट्रेन ट्रेवल्स। और इसको एक्सेस है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग जो नेटवर्क एंड सिस्टम्स है उससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ ये क्यों चर्चा में है, तो IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनी से कहा है कि वो ले डाउन करे सोशल मीडिया गाइडलाइंस अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि AI जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है इसके तहत, जिसका एम है प्रोटेक्ट करना पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, IRDAI की बात हो रही है कि मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे हमारा आपका इंश्योरेंस अगर है तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए IRDAI बनाया गया है। और इसके साथ साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया है ईयर 1999 में अंडर द IRDAI एक्ट 1999 का और इंश्योरेंस एक्ट 1938 का। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट से जुड़ा हुआ है। और ये हमने देख लिया है इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को बचाना, किस तरीके से ग्रोथ किया जा सके इंडस्ट्री में और बाकी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसको दूर किया जा सके और इंश्योरेंस मार्केट को हैंडल करना। बाद में पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस तरीके से फंड्स वगैरह आता है और बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स वगैरह बताना। तो ये तो खैर मोटा मोटा हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ ये क्यों चर्चा में है, तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है बाई पोल्स, तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 वैकेंट उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स हैं उसके लिए। तो ये बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर भी सवाल हो सकता है। तो ये अपर हाउस जो है बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है लोअर हाउस और अपर हाउस, वैसे मतलब भारत में 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सभी राज्यों में तो नहीं है। तो वो जो 6 राज्य हैं उनमें मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, असेंबली और काउंसिल। तो वही ये बात कह रहा है, पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट या एबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बना सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो पार्लियामेंट बना भी सकता है और एबॉलिश भी कर सकता है। और इसके लिए पार्लियामेंट को किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, उसको महज सिंपल मेजॉरिटी से वो ये काम कर सकता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अगर एनफोर्स करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 169 में मेंशन है कि एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, उनको काउंसिल की वो बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पहले एक रिजोल्यूशन लाना होगा। उस रिजोल्यूशन के वहां के जो असेंबली के मेंबर्स होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास करेंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 की बहुमत से, मतलब जो भी स्ट्रेंथ होगा, अगर 100 लोगों का मतलब सदस्यता है, मेंबरशिप है, पूरा स्ट्रेंथ है हाउस का, तो 100 में 2/3 मतलब कि लगभग 66 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट हो और वो वोट करें। उसके बाद में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास में रह जाता है कि पार्लियामेंट महज सिंपल मेजोरिटी से जो है वो, सिंपल मतलब कि जितने भी सदस्य आए हैं वो वोट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से वोट करके वो बना सकता है या एबॉलिश कर सकता है, फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आर्टिकल 171 जो है भारतीय संविधान का, वो कंपोजिशन की बात करता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा एक राज्य का, उसके पास में मतलब 1/3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि बेसिकली अगर 100 सीट है किसी भी राज्य में, तो इसका जो 1/3 होगा मतलब कि लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 33 सीट्स से ज्यादा काउंसिल में नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। तो 40 मेंबर्स तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आप इसको डबल कर सकते हो कि आप इसको 200 कर दो, तो फिर यहाँ पे ये 66 हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसी की बात कर रहा है कि मिनिमम मतलब 40 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए असेंबली के स्ट्रेंथ का। ठीक है, असेंबली के स्ट्रेंथ का काउंसिल में हो सकता है। ये आर्टिकल 171 मेंशन करता है काउंसिल के बारे में। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, तो 1/3 जो है वो एमएलए के द्वारा होते हैं, 1/3 बाई सिटिंग मेंबर्स जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। 1/12 जो है वो एक इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स हैं, 1/12 मतलब टीचर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स भी होते हैं। इसके अलावा 1/6 जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, कि अलग अलग जो सर्विसेज से होते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सभी से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो 1/3 का, मतलब किस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखेंगे कि अलग अलग सेक्टर से भी लोग होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड है। और टेन्योर क्या है, तो 6 इयर्स है विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 इयर्स। सेम राज्यसभा का भी है, 6 इयर्स का होता है और 1/3 जो मेंबर्स है वो हर दूसरे साल रिटायर होंगे। ठीक है, री इलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में आप देखो कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पे काउंसिल है, तो पड़ोसी राज्य है, ऐसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप देखेंगे तो यही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ओवरऑल ये कुछ राज्य हैं जिनके पास में काउंसिल है अपना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स था जिसको हमने करंट अफेयर्स वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। फर्दर हम इसमें और भी क्वेश्चंस भी ऐड करते जाएंगे, कंटेंट को और इंप्रूव करते जाएंगे, रिफाइंड करते जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, हम वहां पर भी समझाने की कोशिश करेंगे। और जरा भी आपको हेल्प होता है इस हार्डवर्क के लिए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हमारे इस एफर्ट को थोड़ा और आपका सपोर्ट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।